ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि ए.आर. देसाई के विषय वस्तु के संबंध में भाग 2 की चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने इसकी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन सामाजिक परिस्थितियों में हुआ, और आज हम इस पूरी प्रक्रिया को कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद आया और लोगों में जो जन चेतना है वो कैसे आगे आई, एक राष्ट्र की भावना हमारे बीच में पैदा होने के पीछे, जैसा कि आपको विदित है, पिछले व्याख्यान में हमने आपको इस बात से अवगत कराया था कि ए.आर. देसाई ने मार्क्सवादी उपागम के तहत अपने इस शोध अध्ययन में इस बात को स्पष्ट किया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो कारण है वह कारण मार्क्स का जो नजरिया था, यानी आर्थिक कारकों को उन्होंने बेस करके इस विचार को व्यक्त किया। तो पिछले व्याख्यान में हमने यह जाना था कि भारत में पहले राष्ट्रवाद की भावना उदय नहीं हुई, पहले से अभिप्राय अंग्रेजों के आगमन के पूर्व। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारतीय समाज एक परंपरागत तरीके से अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, वहां की जो व्यवस्थाएं थी वो अपनी परंपराओं से शासित थी, और गांव अपने आप में एक पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई था। अलग अलग जो शासन हमारे देश में आए, लेकिन उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। पर अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय समाज का जो परंपरागत ढांचा था, यानी सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ कैसे हमारा देश आगे जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने चरणबद्ध तरीके से बतलाने का प्रयास किया। तो हमारे देश में राष्ट्रवाद की जो भावना विकसित हुई, उसके पीछे जो राष्ट्रीय चेतना का जो उदय हुआ, उसके पीछे अकेला एक ही कारण यह जिम्मेदार नहीं है कि लोगों ने संगठित प्रयास किए। उसके पीछे ये था कि इतने सारे कारण अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, उपनिवेश के दौरान भारतीय समाज में निर्मित होने लगे थे, जिनसे जन चेतना शक्तिशाली हुई, और उन सारे कारकों की व्याख्या हमने पिछले व्याख्यान में की थी, जिसमें आपने यह जाना था कि भारत में नई शिक्षा व्यवस्था, परिवहन, संचार के साधन, इन सब ने हम भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और अनेक जो है ना घटनाएं ऐसी घटी, व्यक्तिगत स्तर पे लोग आगे आए, नेतृत्व के माध्यम से लोगों को दिशा दी, और साथ में जो कारक मौजूद थे, जिन घटनाओं का परिणाम चेतना में वृद्धि के रूप में सामने आया, यह जो कारण या जो साधन थे, उनके आधार पर पूरा जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है उदय होने की, वह भारत में किस क्रम में हुई, इसको हम आज के व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इस पूरी प्रक्रिया को ए.आर. देसाई ने अपनी पुस्तक में 5 चरणों में बताया है। तो आइए अब हम बात करते हैं पहले चरण की। पहला चरण शुरू होता है भारतीय समाज में पुनर्जागरण काल से। आप सब ने स्कूल में समाज विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा ही होगा, और अभी जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि भारत में जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें हम
इसमें सबसे प्रमुख जो नाम लेते हैं वो लेते हैं राजा राम मोहन राय का, क्योंकि नए विचारों की जो शुरुआत थी, जिसने भारतीय समाज में हमारी जो जड़ता थी इसको खत्म करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण की बुनियाद रखने का काम शुरू किया। और अकेले ब्रह्म समाज की स्थापना से ही हम नहीं बात करेंगे, बाकी और समानांतर भारत में कई समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुए। जैसे आपको ज्ञात होगा कि आर्य समाज ने भी भारतीयों में जन चेतना का विकास किया। हमारी जो बुराइयां थी, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध ब्रह्म समाज में भी हुआ, आर्य समाज में भी हुआ। और ये लोग जो है हमारे मौलिक चिंतन में इस बात का समावेश करते थे कि हमें तर्क के आधार पर विचार करना है और हम अपने आध्यात्म को धारण करते हुए, मतलब हम अपनी नैतिक जो विचार हैं हमारे, उनको ध्यान रखते हुए, लेकिन हमें समाज में उन कर्मकांडों का विरोध करना है जिनके कारण हमारा समाज कई हिस्से में बटा है। अब जब तक हम एक नहीं होंगे तो हम राष्ट्र की भावना के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो जातियों में बटा या इस तरह से पवित्र अपवित्र की धारणा में बटा समाज है, तो इसको हमें एक करने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए। जैसे एक और प्रयास जो है रामकृष्ण मिशन का यह था कि पश्चिम का जो प्रभाव है भौतिकवाद, वो हम पर कम पड़े। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये प्रयास कर रही थी कि हमारे जो आध्यात्मिक चिंतन है, भारत का जो मूल विचार है, उसकी जो अच्छी बातें हैं उसका हमें आत्मसात करना है। तो देखिए कई तरह के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, उनमें धर्म सुधार, समाज को एकता के सूत्र में बांधना, ये प्रमुख लक्ष्य था। तो राष्ट्र की भावना, जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में आपसे कहा था कि एक देश में हमारे अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं, उन सब के बीच में हमें एक भाव महसूस हो कि हम एक राष्ट्र के लोग हैं। तो ये भावना तब होगी जब हम आपस में ही एक दूसरे को दूरी बना के ना रखें। तो समाज सुधार आंदोलन ने ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं होता, काम होता है आगे राजनीतिक स्तर पे भी आगे आना चाहिए संगठन। तो भारत में पहला जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर निर्मित हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, AR देसाई इसके संबंध में कहते हैं कि यह जो विद्रोह था वो सामंतवाद को खत्म करने और पूंजीवाद के उदय की दस्तक है। कैसे? उनका ये मानना है देसाई जी का कि यह जो 1857 की क्रांति थी, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल जो सामंत लोग थे उनके अधिकार छिन रहे थे। अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, उन नीतियों ने उनका जो अधिकार छीन लिए, तो वो सामंत लड़खड़ाने लगे। तो उनको ये भय हुआ कि अंग्रेज हमारा पूरा सब कुछ हड़प लेंगे, विलय कर लेंगे अपने उसमें। तो एक विद्रोह शुरू हुआ और इस विद्रोह ने क्या किया कि लेकिन इसमें हार हुई, तो सामंतवाद जो है ना वो खत्म होके और अंग्रेज जो थे वो पूंजीवाद को लेकर आ रहे थे। आपने पिछले व्याख्यान में भी जाना था कि विशाल पैमाने पे उत्पादन, हमारे भारत से कच्चा माल वहां भेजना और उद्योग धंधे स्थापित करना, ये सारी चीजें तो पूंजीवादी ताकतों को सक्रिय करने का संघर्ष था ये। तो देखिए, जब मार्क्स ये कहते हैं कि एक वाद और उसका प्रतिवाद होता है, फिर आगे चल के संश्लेषण की जो प्रक्रिया है संवाद की, वो कैसे होगी अगले चरण में हम देखेंगे। तो हमारे यहाँ जो सामंतवाद था, उसके बाद पूंजीवाद का चरण शुरू हो जाता है 1857 के विद्रोह से। अब इसमें इसका परिणाम क्या हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल अंग्रेजों, सामंतों के अस्तित्व को चुनौती देना, उनको खत्म करना, तो आपको पता ही होगा कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति एक इतिहास में हमको इस बात का हवाला देते हुए समझाया जाता है, पढ़ा है हमने कि किस तरह से सामंती राजाओं के राज्यों का अस्तित्व जो है समाप्त होने लगा। लक्ष्मीबाई की लड़ाई
और सीरियल में अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो वैसे भी आप जानते होंगे कि किस तरह से विलय नीति के कारण एक विद्रोह शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया कि किसानों की एकता को तोड़ने के लिए कुछ कदम उठाए। कदम कैसे उठाए? उन्होंने क्या किया कि जैसा कि प्राचीन भारत में क्या होता था, परंपरागत जो तरीका था, उसमें जमीन जो है किसान उस पे काम करते थे और बहुत शांति से काम चलता था गांव का। और उसके बाद जो है उसमें से कुछ हिस्से सामंत को दे दिया जाता था लगान के बतौर में। लगान जिस तरीके से अंग्रेज लेते हैं उस तरह से नहीं, लेकिन राजकाज के संचालन के लिए आय का एक हिस्सा दे दिया जाता था। अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को खत्म करके क्या किया, जैसे आपको विदित होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 5 साल के लिए एक व्यवस्था शुरू की थी, इजारेदारी। और इसके बाद कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया और रॉबर्ट मुनरो ने जो है वो रैयतवारी व्यवस्था शुरू की और एक महलवारी। ऐसे अलग अलग जो है ना व्यवस्थाएं अंग्रेजों के समय में आई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो किसान थे इनको तोड़ने के लिए उन्होंने कुछ अलग अलग नियम बनाए और उससे राजस्व कितना ज्यादा से ज्यादा वो ले सकते हैं इसकी व्यवस्था की। इस व्यवस्था में क्या था कि जो पहली बात हमने की वॉरेन हेस्टिंग्स की, उसमें तो 5 साल के लिए बोली लगा के कि कौन इस भूमि का प्रबंध करेगा उसके लिए दी। लेकिन फिर आगे कॉर्नवालिस ने क्या किया कि स्थायी बंदोबस्त यानी एक बिचौलिया पैदा कर दिया जिसको जमींदार कहते हैं। कि जमींदार लोगों से लगान इकट्ठा करेगा और फिर वो शासन को देगा। कंपनी का जो शासन था उनके लिए जो राजस्व के रूप में व्यवस्था कौन करेगा? जमींदार। फिर आगे चल के मद्रास में मुनरो ने क्या किया कि एक ऐसी व्यवस्था की कि सेपरेट एक एक किसान को उसका हक दे दिया कि तुम्हें अपना खुद लगान देना है और यदि आपने नहीं चुका पाए तो क्या होगा? आपको भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। और एक और व्यवस्था की थी महलवारी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक पूरे गांव का एक मुखिया वो सबसे टैक्स लेके शासन को देगा। तो इस तरह से जो कानून थे, अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे मौसम साथ नहीं देता है, फसल का उत्पादन ठीक से नहीं होता है, तो किसान इसमें टूटता जा रहा था, अकेला होता जा रहा था और जो फसलें हैं वो भी अंग्रेजों की मर्जी से उगाई जाती थी। आगे हम देखेंगे कि गांधी जी ने कैसे इन चीजों का विरोध किया। अब ये जो असंतोष हुआ, उस असंतोष का कारण इसलिए फैल गया क्योंकि आपको पता है कि भारत में स्वतंत्र प्रेस की स्थापना भी हो गई थी। तो प्रेस के माध्यम से जो असंतोष था वो अपनी बातें जनता के बीच फैलने लगी। इसी समय में और भी आंदोलन सक्रिय हुए, जैसे मराठा विद्रोह और बहावी आंदोलन। ये जो आंदोलन थे ये भी अपने स्तर पे जो है अंग्रेजों का विरोध करने के लिए सक्रिय हुए 1857 से 1870 के बीच। और असंतोष इतना बढ़ रहा था क्योंकि उस समय भयंकर सूखा, अकाल जैसी स्थितियां आ गई थी, तो किसान बहुत ही ज्यादा परेशान थे। असंतोष का जो दौर पूरे भारत में, जैसे कंट्री साइड अगर हम देखें तो दूर दूर तक के लोगों में जो बिखरा हुआ था, तो उस समय ए.ओ. ह्यूम ने ये सोचा कि क्यों ना एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की जाए जो नेतृत्व के माध्यम से लोगों को बांधे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में। अब जब ये एक संगठन तैयार हो गया जो हमारे जनता का प्रतिनिधित्व करके अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने लगा, तो उसमें उदारवादी नेतृत्व सामने आया। उदारवादी नेतृत्व में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय जैसे सक्रिय नेता थे। ये जो है ऐसा विचार रखते थे कि अंग्रेजों के सहयोग से हम भारत को अच्छा कुछ आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी बातें उन्हें मानना होंगी। पर उनका सहयोग करने का रवैया इनका था, यानी सहयोग के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो नीतियां जिनका वो विरोध कर रहे थे वो क्या था कि जैसे जो भी ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पैसा है वो
विश्व युद्ध में जैसे हमारी सेना के ऊपर खर्च कर दिया जाए, हमारे लोगों को लगा दिया जाए, या जो आर्थिक विकास की नीतियां हैं, उन नीतियों में जो हमारे यहाँ के जो लघु शिल्पकार थे, जो अपना उद्योग करने वाले थे, उन सब का हालत खराब हो चुकी थी। तो इस तरह की नीतियों का ये विरोध कर रहे थे, लेकिन इनका ये मानना था कि अगर ये अंग्रेज हमारी बात मानेंगे तो हम धीरे धीरे भारत का विकास कर लेंगे। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने आगे 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन जब होता है तो फिर हमें हमारे देश में एक दूसरी विचारधारा उग्रवादी शुरू होती है। आप लोग सब जानते होंगे ना, बाल लाल पाल, हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, विपिन चंद्र पाल, ये जो थे, और अरविंद घोष, इन लोगों ने यह कहा कि हमें उदारवादी तरीके से हट के सोचने की जरूरत है। क्यों सोचना है? क्योंकि हम जब तक अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता और हम एक राष्ट्र के रूप में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। तो इनने उग्र राष्ट्रवादी नेतृत्व का जो है प्रचार किया, और इस पूरे नेतृत्व को के साथ में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से भारत में हुआ, क्योंकि जितने भी हमारे उद्योग थे, कुटीर उद्योग, जो हमारी अपनी कला थी, उसका संरक्षण नहीं हो रहा था, उनको उचित दाम नहीं मिल रहे थे, उनको जहां हमारा एक विदेशी बाजार में स्थान था, हमारी जीडीपी बहुत आगे थी, वो सब खत्म होने लगा था। तो इनका कहना था कि हमको इनके सहयोग से काम नहीं करना, बल्कि हमें अपने स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना है, और राष्ट्र की भावना को जागृत करते हुए इन लोगों ने आगे दिशा दी। इस जो नेतृत्व की एक खास बात ये थी कि इनका वर्चस्व जो था वो हिंदू धर्म की खास बातें, जैसे आप लोगों को पता होगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य किताब लिखी है, अरविंद घोष ने भी गीता के ऊपर लिखा है, और ये सब लोग जो है ना, वो अपने विचारों को हिंदू धर्म के माध्यम से आगे बढ़ा रहे थे बातों को। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्लिम लोगों को ये लगने लगा कि जो हिंदुओं के बड़े नेता हैं या जो बड़ा प्रभाव है, इसके बीच में हम जो है वो अलग होते जा रहे हैं। तो आगे चल के हमारा जो तीसरा चरण होता है, उसमें राजनीति कुछ अलग बदल जाती है। उसमें क्या हो जाता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल हक ने ढाका में हिंदू मुसलमानों के लिए की थी, और आगे चल के जो है इसमें सर सैयद अहमद खां ने 1908 में पृथक निर्वाचन मंडल की बात की। क्यों ऐसा सब किया? क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा कि उनको ऐसा लगा कि हिंदू नेताओं का प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बात रखना शुरू कर दी और एक अलग राजनीतिक संगठन बनाना शुरू कर दिया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है और इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो इस तरह से भारत में संप्रदायवाद की राजनीति शुरू हो जाती है। चौथा चरण जो है वो गांधी जी के प्रवेश के साथ आगे 1915 में उनके आने के बाद की जो सक्रियता है और उनके द्वारा जो नेतृत्व किया गया, उसके हवाले हम देखने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि A.R. देसाई का यह मानना था कि किस तरह से पूंजीवाद सक्रिय हो रहा है देश में सामंतवाद के खत्म होने के बाद, और उसके इर्द गिर्द हमारी जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कैसे पैठ बना रही है। इसको देखिए अभी आप। गांधी जी का जो विचारधारा थी और जो कार्य था, इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। गांधी जी जो भी काम करते थे वो उनका एक रचनात्मक तरीका था। रचनात्मक तरीका मतलब किसी भी कार्य को करना है तो उसमें उनका कोई तरीके होते थे जिनको लोगों को जोड़ने के। जैसे पहले महिलाएं आंदोलन में भाग नहीं लेती थी, लेकिन गांधी जी ने चरखा सूत काटने के जो तरीके थे, इनसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना शुरू किया, और फिर देखिए आप कितनी विशाल फौज शुरू हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने विद्यार्थियों से कहा
कि साहस के बिना शिक्षा मोम की पुतली के समान है, आपको आगे आना चाहिए, राष्ट्र के उसमें योगदान देना चाहिए। वहाँ मजदूरों के लिए भी उन्होंने, अगर उनका शोषण हो रहा है, हड़ताल करना सिखाया कि किस तरह से आप अपने अधिकारों को पाइए। तो बहुत सारे उनके जो काम थे हड़ताल करने के, उपवास रखने के, कुछ काम करके जो है ना लोगों को संगठित करने के, वो एक उनका तरीका था। अब ये पूंजीवाद का जहां तक प्रश्न है, तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि गांधी जो हैं वो वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते, वर्ग सहयोग की बात करते हैं। तो वर्ग सहयोग कहाँ से आएगा? इन्होंने पूंजीपतियों से जो है सहयोग की अपील की कि आप जो एक ट्रस्ट में अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जमा करिए, जो जरूरतमंद हैं उनको उससे सहायता दी जाएगी। तो पूंजीपति गांधी जी के विचारों को पसंद करने लगे कि हमें एक तरह से समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने भी जो कांग्रेस पार्टी थी इसको जनता की भलाई के लिए और पार्टी के लिए अपना जो है वो पैसा देना शुरू किया। साथ साथ में ट्रस्ट के माध्यम से समाज में एक संतुलन लाने का प्रयास गांधी जी कर रहे थे कि कैसे हम गरीबों के हितों को भी पूरा कर सकें, लेकिन हमें सहयोग पड़ेगा, पूंजीपतियों से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से उनकी एक विचारधारा थी जिसमें वो काम कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज जो है वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो है उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम के तहत, यानी हमको अपनी बात रखना है, हमें आपका सहयोग नहीं करना, तो असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो शुरू हुआ, इसकी वजह क्या थी? आप लोगों को सबको पता होगा 1919 में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ, ऐसी घटनाएं जो घट रही थी अंग्रेजों के उत्पीड़न की, उनका विरोध करना, और ऊपर से जो अंग्रेज मनमानी तरीके से उत्पादन कर रहे थे उसका विरोध करना। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, नील की खेती करने का जो विरोध, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल, ठीक है, ऐसे कई सारे जो प्रयास हैं वो किए, जिनकी वजह से जो अलग अलग बिखरे छोटे छोटे लोग थे, कम आय वाले लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, महिलाएं थीं, जो वो सब के सब गांधी की विचारधारा के पीछे, छात्र थे, सब चल पड़े। तो एक राष्ट्र की जो चेतना है वो चौथे चरण तक आते आते विकसित होने लगी। पांचवा चरण जो है वो 1934 से 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्रीय भावना जो है वो ज्यादा बलवती होने लगी थी। राष्ट्रों का अपना स्वयं का अस्तित्व लोगों को समझ में आने लगा था। लेकिन उस समय हमारे देश में कुछ अलग तरह की राजनीति भी सक्रिय हो गई। जैसे जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग थे वो उन्होंने कांग्रेस से हटके एक पार्टी बना ली, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और सुभाष चंद्र बोस अपना एक अलग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कर लिया। ये जो प्रयास जब हो रहे थे देश में, तो उस समय जो कहना चाहिए सब अल्टर्न यानी किसान और दलित चेतना जो है वो उसमें वृद्धि होने लगी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उस अप्रोच से, सबल्टर्न अप्रोच से अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि जो कमजोर तबका था, जो एक तरह से हैव और हैव नॉट वाली जो बात थी, जो मार्क्स कहते हैं कि एक के पास बहुत कुछ है और एक के पास नहीं है, तो जो वंचित वर्ग था वो सक्रिय होने लगा और पृथक समाजवादी शक्तियां संगठित होने लगी। तो अभी तक हमने ये जानने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ इनका जो बात है, A.R. देसाई ने यहाँ अपनी बात को पुस्तक में 5 चरण तक बताया कि कैसे हमारे राष्ट्र में भारतीयता का, राष्ट्रवाद की चेतना का बोध हुआ। इसके चरण बताया और इस चरण में उन्होंने बताया कि कैसे एक वाद और फिर प्रतिवाद और संवाद की स्थिति आती है। तो सामंतवाद अगर हम देखें, वाद था तो 1857 के विद्रोह में प्रतिवाद के रूप में पूंजीवादी ताकतें विकसित हुई, और जो गांधी युग था उसमें आते आते हम देखते हैं कि कैसे संश्लेषण, संवाद जो लास्ट स्टेज है उसमें किस तरह से पूरे भारत में एक पहल शुरू हुई
और जो अलग अलग वंचित वर्ग था वो भी सक्रिय हुआ अपने अधिकारों को लेके और अपने राष्ट्र के प्रति अपने अधिकार कैसे हो मिलना चाहिए हमें इस बात को लेके सक्रिय होने लगा। तो विद्यार्थियों, इन 5 चरणों के माध्यम से हमने अभी तक क्या जाना? हमने यह जाना कि औपनिवेशिक जो काल था, अंग्रेजों के आगमन के साथ हमारी जो परंपरागत व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ गई और भारत में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। पूंजीवादी जो वर्ग है वो सक्रिय हो गया और अंग्रेजों की जो नीतियां थी, इन्होंने हमारे परंपरागत जो भी तरीके थे उत्पादन के उसको बाधित कर दिया और एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। इसी व्यवस्था के तहत पुराने जो भूमि संबंध थे वो भी खत्म हो गए। जो कारीगर थे, लघु उद्यमी थे, इनका भी अपना रोजगार प्रभावित हुआ और उनकी जगह नए उद्योगों ने ले ली। जमीन का जो हक है वो निजी मालिक के रूप में सामने आया, जमींदारी व्यवस्था शुरू हुई, शोषण शुरू हुआ और जो शहर थे इसमें कई तरह के वर्ग बन गए क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, नए उद्योग आए, नई तरह की नौकरशाही ने जन्म लिया। देखिए, जो नौकरशाही अंग्रेजों ने कामकाज के लिए तैयार की थी, उसका रुझान भी जनता से सीधे इस रूप में नहीं था, बल्कि उन्हें नियुक्त कर दिया था व्यवस्था को देखने के लिए। जबकि दुनिया के दूसरे देशों में जो नौकरशाही होती थी, व्यवस्था थी, वह जनता की हितैषी के रूप में सामने आती थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो व्यवस्था निर्मित की थी, उसने हमारे देश में एक तरह से उन जनता के प्रति उन्मुख उसे नहीं बनाया था। तो कई सारे वर्ग सक्रिय हो गए थे हमारे नगरों में। देखें हम तो नए औद्योगिक श्रमिक तैयार हो गए थे, छोटे छोटे व्यापारी भी हो गए थे और बुद्धिजीवी वर्ग, उसके कई तरह के पेशे जैसे पत्रकार, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे कई पेशेवर वर्ग अस्तित्व में आए जो जैसे पहले नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रमशः जो आगे समाज बढ़ता गया तो संप्रदायवाद की राजनीति ने भी जन्म लिया। कई तरह की समस्याएं भी भारत में उभरी और अंत में देसाई ये कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा कि भारत में स्वार्थी तत्व पनपेंगे, जनसंघर्ष विकृत भी हो सकता है, जो राज्यों का पुनर्गठन भी होगा और सांप्रदायिकता भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ में जो है संविधान बनके एक राष्ट्र के रूप में हम नया अस्तित्व आएगा। तो आगे की दूसरी पुस्तकों में फिर उन्होंने इस बात को आगे भी बढ़ाया है। लेकिन फिलहाल हमें जो आपके विषय वस्तु का जहां तक सवाल है, उसमें हमने इनके द्वारा बताई गई जो 5 चरण थे, इनके बारे में हमने जाना कि किस तरह से वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से पूरे राष्ट्र में बिखरे हुए लोग एक राष्ट्र की चेतना में समाहित हो गए। विद्यार्थियों, पिछले दोनों व्याख्यानों में सम्मिलित रूप से हमने A.R. देसाई के द्वारा भारतीय समाज में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसको जाना और परीक्षा की दृष्टि से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यदि पूछा जाए कि किस तरह से A.R. देसाई ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को समझाया है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें आपको पहले तो पद्धति शास्त्रीय पक्ष पे ध्यान देना होगा, क्योंकि देसाई ने मार्क्सवादी नजरिए से इस पूरी प्रक्रिया को समझाया है। तो मार्क्स किस तरह से ऐतिहासिक उसकी विवेचना करते हैं, द्वंद्व की प्रणाली का किस तरह से उल्लेख करते हैं, उसी के आधार पर भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की पनपने की बात को आपको समझाना है। 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कारक जो अंग्रेजों के आने के बाद निर्मित हुए, जो पहले व्याख्यान में आपने समझा था, इसके बाद पद्धति और फिर अंत में वो 5 चरण जिनमें क्रमशः हम देखते हैं कि एक आर्थिक व्यवस्था से दूसरी आर्थिक व्यवस्था कैसे सक्रिय होती है और राष्ट्रवादी भावना आगे बढ़ती है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में एक एक खंड के बारे में पूछा जा सकता है कि एक चरण, प्रथम चरण में क्या है, द्वितीय चरण में क्या है, या सब भारत में संप्रदायवाद की राजनीति कैसे शुरू हुई,
या भारत में भूमि सुधार का क्या आधार था, किस तरह से अंग्रेजों ने नई लगान व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था निर्मित की। कई तरह के प्रश्न इन दोनों व्याख्यानों में निकल सकते हैं। आप पुनः एक बार इसका चिंतन करिए और किताबों से पढ़िए, तब आपको अपने ज्ञान को विस्तार दे सकेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।